Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing three major articles. पहले में वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। IUCN इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, तो कमेंट सेक्शन में बताना IUCN के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं। देन हम तिमोर के बारे में बात करेंगे एंड लास्ट में हम बात करेंगे आसियान नेशंस की। तो आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट की। इसका 4th एडिशन अभी IUCN ने पब्लिश किया है, जहां पर इन्होंने वेस्टर्न घाट, मानस नेशनल पार्क एंड सुंदरबन इन सभी को डाउनग्रेड कर दिया है। कहते हैं कि कुछ सिग्निफिकेंट कंसर्न यहां पर देखने को मिल रहे हैं एंड ओवरऑल कंजर्वेशन हेल्थ सिर्फ इंडिया की नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड एफर्ट्स रिड्यूस हो रहे हैं, ऐसा इनका मानना है। देखिए, इन्होंने ये कहा कि भाई जो आपके नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं, इसके अलावा हम मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स को भी इसमें कैलकुलेट करेंगे। और 2014 से ये रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, बट फ्रीक्वेंट नहीं है, बीच बीच में कभी कभी ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। अब नेचुरल हेरिटेज साइट्स की बात की जाए तो 1% वर्ल्ड का अर्थ का सरफेस एरिया कवर करती है और 20% बायोडाइवर्सिटी यानी स्पीसीज रिचनेस यहां पे आपकी मौजूद है। गुड विद सम कंसर्न एंड सिग्निफिकेंट कंसर्न, क्रिटिकल, ये 4 कैटेगरीज में इन सभी को ये डिवाइड करता है। एंड ओवरऑल जो कंजर्वेशन एफर्ट है, जैसे मैंने आपको कहा डिक्लाइन किया है, तो 63% से डिक्लाइन होके अभी 57% आ गया है। देन बायोडाइवर्सिटी को सबसे बड़ा जो थ्रेट आज की डेट में देखने को मिल रहा है वो 4 है। इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, क्लाइमेट चेंज के कारण रेनफॉल, टेम्परेचर और माइग्रेशन पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्ड करने की वजह से हैबिटेट लॉस देखने को मिल रहा है एंड टूरिज्म की वजह से पोल्यूशन और हैबिटेट डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। तो ये कुछ मेजर कंसर्न है अभी के टाइम पे, अगर हम बात करें आज की डेट में कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए। देन वेस्टर्न घाट के अंदर सिग्निफिकेंट कंसर्न क्यों है? बिकॉज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, प्लांटेशन, अनरेगुलेटेड टूरिज्म एंड क्लाइमेट चेंज के साथ साथ यहां पर इन्वेसिव एलियन स्पीशीज का फैलना, प्लांटेशन का फैलना और साथ के साथ यहां पे जो पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन आपको देखने को मिल रही है, इसकी वजह से कंसर्न्स इंक्रीज हो रहे हैं। देन सुंदरबन की अगर बात की जाए तो यहां पर हैवी मेटल का कंटामिनेशन, सैलिनिटी इंक्रीज होना, सी लेवल के राइज करने से कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर असर पड़ रहा है एंड रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन की वजह से ये सभी जो एरिया है ये अनसस्टेनेबल होता जा रहा है एंड हैबिटेट लॉस की वजह से टाइगर की पॉपुलेशन के ऊपर भी असर पड़ रहा है। तो पहले आर्टिकल में आपको ये कुछ समझना था। अब बात करते हैं सेकेंड आर्टिकल की। तिमोर के बारे में बात कर लेते हैं। तिमोर लेस्ते, अब इसने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है किसको? आसियान नेशंस को। तो अभी ये 11th मेंबर बन गया है एंड ये पहली बार एक्सपेंशन हुआ 1999 के बाद, जब कंबोडिया ने इसे ज्वाइन किया था। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे अगर हम बात करें तो रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने। उसके बाद ब्रुनेई, फिर वियतनाम, लाओस एंड म्यांमार, कंबोडिया एंड अभी रिसेंटली तिमोर, इन कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया में है। इसका विजन है, मोटो है, वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। बैंकॉक डिक्लेरेशन से 1967 में इसे बनाया गया था। वैसे इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब ये एक्चुअल में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड सोशो कल्चरल कोऑपरेशन के बारे में बात करता है एंड ये सब कंट्रीज हैं जो इसके पार्ट हैं अभी, जिसमें म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस आ जाते हैं आपके। अब यहां पे अगर देखा जाए तो आपको याद रखना है कि इनकी टोटल जीडीपी कंबाइंड $3.8 ट्रिलियन की है, जहां पर आपको 680 मिलियन पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट बन जाती है टोटल। आसियान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो टैरिफ वगैरह को रिड्यूस करने का काम करता है। वैसे ये RCEP के भी मेंबर हैं, जो लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक है अभी तक का। अगर देखा जाए तो ये प्रमोट करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रीजन में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की बात करता है एंड मोर ओवर आसियान रीजनल फोरम के थ्रू ये इंगेज करता है वेरियस कंट्रीज के साथ और साथ के साथ ईस्ट एशिया समिट के साथ भी कहीं ना कहीं अलग अलग कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करता है। अभी इंडिया की इनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है 2022 से ही एंड आपस में इनका ट्रेड $1.131 बिलियन का है एंड हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन एंड इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब बात की जाए तिमोर की, तो इसकी लोकेशन आप समझ लीजिए। ये इंडोनेशिया आपको देखने को मिल रहा है, ये सावू सी है, ये तिमोर सी है और बीच में ये तिमोर आपका कंट्री आ गया। अब
यहां पे आपको याद रखना है कि ऑयल और गैस का कहीं ना कहीं रेवेन्यू इनका सबसे मेजर शेयर है, पॉवर्टी काफी हाई है, एंड इनकी 2/3 पॉपुलेशन अंडर 30 आती है आपकी, मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड काफी अच्छा खासा है। अभी ये फोकस कर रहे हैं इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर, जहां पे कैसे ये अपने देश में इन्वेस्टमेंट ला सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सके, एंड कहीं ना कहीं अपने देश को आगे बढ़ा सके, इसके ऊपर इनका फोकस है। अभी इंडिया और आसियान के बीच में टाइज को इंप्रूव करने के लिए पीएम मोदी ने भी कुछ स्टेप्स लिए। अभी 22nd समिट हुआ था, कहां पर? मलेशिया के अंदर। ये वर्चुअली अटेंड किया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, एंड इसमें इस समिट में मेजर आपके जो एंगेजमेंट रही थी वो यूएस के साथ भी रही थी, ट्रेड एंड पीस एग्रीमेंट को लेके। तो इसमें थाईलैंड एंड कंबोडिया के बीच में पीस को स्टैब्लिश करने की बात की गई थी, क्योंकि बीच में रिसेंटली इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो ये एनुअल हाई लेवल मीटिंग है इंडिया और आसियान देशों के बीच में, एंड कहीं ना कहीं इसमें फोकस रहता है कि कैसे कॉपरेशन, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड सोशो कल्चरल फील्ड में हम प्रमोट कर सके। तो यहां पर 1992 के बाद से ही मतलब हमने सेक्टोरल पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी थी, और बाद में हमने फुल फ्लेज डायलॉग स्टार्ट किए थे 1996 में, एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए थे 2012 में, फिर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने 2022 में। अभी अगर हम बात करें तो हमारा मेजर फोकस क्या रहा, देखो कुछ थीम्स यहां पर आपको याद रखनी है। जैसे मेजर हाईलाइट रहे मरीन टाइम कॉर्पोरेशन के ऊपर। 2026 में हमने कहा था कि भी आने वाले साल जो है ये आपका आसियान इंडिया ईयर ऑफ मरीन टाइम कॉर्पोरेशन का रहेगा। ज्वाइंट मरीन टाइम एक्सरसाइज करेंगे, ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे, सिक्योर सी लेन्स के बारे में इसमें बात की गई, इंडो पैसिफिक में, यानी साउथ चाइना सी की भी बात हुई है। देन इसके साथ साथ इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉर्पोरेशन के अंदर फाइनलाइज करेंगे आसियान इंडिया का ट्रेड एग्रीमेंट, गुड्स एग्रीमेंट को जिसको हम बात कर रहे हैं, एंड बूस्ट करेंगे कैसे हम $131 बिलियन से और ज्यादा ट्रेड इनके साथ कर सके। देन यहां पे आप याद रखना कि एक प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर भी हमारा फोकस है, जहां पर डिजिटल इंक्लूजन एंड साइबर सिक्योरिटी के ऊपर फोकस है, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर फोकस रहेगा, फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर फोकस रहेगा, इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म एक मेजर थीम इसमें रहेगी। पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी में हम एजुकेशन, हेल्थ, ग्रीन एनर्जी एंड टूरिज्म के ऊपर फोकस करेंगे, एंड रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर भी हमारा फोकस है, जहां पर आपस में हम एंटी टेरर कॉपरेशन को प्रमोट करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिस्पांस के ऊपर फोकस करेंगे। एंड यहां पे कहीं ना कहीं जो क्वीन अभी थाईलैंड की मरी थी तो उनके लिए भी हमने शांति की प्रार्थना की। देन अभी इसका क्या इंपॉर्टेंट है, आप ये कह सकते हो इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, तो 1/4 ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते आसियान और इंडिया की टाई अगर हम बात करें टुगेदर, एंड कंबाइंड जीडीपी आपकी 4 ट्रिलियन से ऊपर की हो जाती है, एंड इंडिया 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इनका। तो अभी कहीं ना कहीं हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ भी अलाइन करता है। अब यहां पे आपको याद रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे, तो इन्होंने भी कहा कि भाई थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में पीस डील होनी चाहिए, एक्सपैंड किया इन्होंने सीज फायर को, एंड कहीं ना कहीं इन्होंने 18 जो कंबोडिया के सोल्जर्स जो थाईलैंड ने डिटेन किए थे इन्हें भी रिलीज किया गया, एंड यहां पर फेज रिमूवल की बात की है, हैवी जो वेपन्स यहां पर इंस्टॉल्ड है 800 किलोमीटर के अंदर जो बॉर्डर के रहेंगे उसको हटाने की बात हुई है। यूएस कंबोडिया ट्रेड डील यहां पर साइन हुई ताकि बायलैटरल रिलेशंस को इंप्रूव कर सके। क्रिटिकल मिनरल्स का एग्रीमेंट साइन हुआ थाईलैंड के साथ, एंड मोर ओवर सिमिलर लाइन पे यहां पर मलेशिया के साथ भी इन्होंने एग्रीमेंट साइन किए। वैसे यूएस ने कहा है कि भाई इकोनॉमी और जो इनकी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक और सिक्योरिटी प्रेजेंस की वजह से साउथ ईस्ट एशिया को यहां पर इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बताया, एंड इन्होंने कहा कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट करता है क्वाड और इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क को, जो कि कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर बैलेंस करने की बात करता है इस रीजन में। तो ये सभी चीजें हैं जो आपको इस आर्टिकल्स में याद रखनी थी। आई होप आपको आर्टिकल्स अच्छे लगे हों। कल एक बार फिर एक नई डिस्कशन के साथ मैं आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।